हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज यहाँ पर मैं क्लास 11th की अकाउंटिंग का चैप्टर 1 पढ़ाने वाली हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आपने यदि अभी तक कुछ भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है अकाउंटिंग में, तो आपके लिए ही ये वीडियो है, क्योंकि इसके थ्रू पूरा एक चैप्टर आप कम से कम टाइम में कवर कर लेंगे बच्चों। क्योंकि चैप्टर 1 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये बेस है। जब हम कुछ आगे सीखेंगे तो आपको बेस पता होना चाहिए। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं अकाउंटिंग के अंदर जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, और भी चैप्टर 1 में जितनी भी चीज़ें इंक्लूड हैं आज मेरे इस वीडियो में हम समझेंगे बच्चों। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन उससे पहले मैं हूं पूजा मेहता और आप सभी का मेरे चैनल स्टडीनेटिक में वेलकम है। स्टूडेंट्स, आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह के और ढेर सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी चैप्टर 1। अब आप सोचेंगे मैडम ने क्या बना दिया है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करा रही है और बढ़िया फ़ोटो बना दिए हैं। देखिए बच्चों, किसी भी चीज़ को समझने से पहले, उसकी डेफिनेशन को समझने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई भी नई चीज़ समझते हैं और डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर आप मेरे इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर मैंने एक मदर बनाई है और एक सन बनाया है। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। हम सपोज करते हैं कि सन वाली जो पिक्चर है वो आपकी है और मदर वाली जो पिक्चर है वो आपकी मम्मा की है। आपकी मम्मा ने आपको 500 रुपीज़ दिए और बोले कि बेटा जाओ मार्केट जाओ, मार्केट से फ्रूट्स लेकर आओ। कौन कौन से फ्रूट्स लाना है ये भी मम्मा ने बता दिया। अब आप अच्छे बच्चे की तरह मार्केट चले गए। अब तो आप बड़े हो गए हैं ना, मार्केट जाने का काम मम्मा आपसे करा ही लेती होगी। तो आप अच्छे बच्चे की तरह मार्केट चले गए। अब आपको वहाँ पर कौन मिला? फ्रूट वाला मिला। फ्रूट वाले के यहाँ तो बहुत सारे फ्रूट थे, लेकिन हमें वही फ्रूट लेने थे जो हमारी मम्मा ने हमसे कहा है। अब हमने क्या क्या ले लिया? हमने एप्पल ले लिया ½ kg, उसके बाद हमने बनाना ले लिए 12, उसके बाद हमने पोमोग्रेनेट लिया और मैंगो लिया। हमने ये 4 फ्रूट ले लिए। अब आप सारे फ्रूट लेके उसको बैग में पैक करके घर आ गए। आपकी मम्मा ने बोला बताओ 500 रुपये में कितने फ्रूट लिए। अब आपको हिसाब तो देना पड़ेगा। आप भूल गए। मम्मा ने कहा गलत बात है बेटा, जब मैंने आपको 500 रुपीज़ दिए थे तो आपको मुझे पूरा हिसाब देना चाहिए कि आपने कितने रुपीज़ का कितना फ्रूट खरीदा। अब आपको हो गई बड़ी टेंशन। तब आपने अपनी मम्मा से प्रॉमिस किया कि मम्मा जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो मैं ये सब नोट करके लाऊंगा। फिर आप नेक्स्ट टाइम मार्केट गए, आपकी मम्मा ने आपको 500 रुपीज़ दिए और फ्रूट्स मंगाए। अब आपने उस समय क्या किया? उन सारी चीज़ों को जो जो आपकी मदर ने मंगाई थी, एप्पल, बनाना, पोमोग्रेनेट एंड मैंगो, उन सबको आपने लिख लिया। अब आप जब घर गए, आपकी मम्मा ने आपसे पूछा तो आपने बहुत अच्छे से हिसाब दे दिया कि मम्मा 100 रुपीज़ के तो एप्पल आए, 50 रुपये के बनाना आए, पोमोग्रेनेट 100 के आए और 150 के मैंगो आए, 400 के टोटल फ्रूट्स आए। 100 रुपीज़ आपने अपनी मदर को दे दिए। क्या हुआ? ये अकाउंटिंग ही तो हुई ना। आपने हर चीज़ का प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा और फिर आपने अपनी मम्मा को बता दिया। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपने पहले क्या किया था, आप भूल गए थे। तो चीज़ों का मॉनिटरी टर्म में जो चीज़ें होती हैं, मॉनिटरी टर्म मतलब मनी की टर्म में जो चीज़ें होती हैं, उनका सिस्टमेटिक वे में हम जब रिकॉर्ड रखते हैं वही अकाउंटिंग होती है। और यही इसकी डेफिनेशन में बताया गया है। ध्यान से देखिएगा, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। आइडेंटिफाइंग मतलब जो मनी की टर्म में है, मेजरिंग मतलब कितना खर्चा हुआ, रिकॉर्डिंग उनको आपने नोट किया था ना, उसके बाद कम्युनिकेटिंग आपने जाके अपनी मम्मा को बताया। ये सारी चीज़ें ही क्या हैं? अकाउंटिंग है। यही तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में बताया है उन्होंने
कि जब हम इस तरह से कोई काम करते हैं तो वो अकाउंटिंग कहलाती है। लेकिन इन चीज़ों को यदि हम प्रॉपर वे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें फॉलोइंग रिलेवेंट एस्पेक्ट को समझना चाहिए। कौन से हैं वो एस्पेक्ट? इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है? मैम बड़ा टफ है ये तो। नहीं, बहुत इजी है, ध्यान से समझिए। इकोनॉमिक इवेंट क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इकोनॉमिक इवेंट। ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो फर्म, वो कंपनी, वो किसको इन्वॉल्व करती है? इकोनॉमिक इवेंट को। इकोनॉमिक इवेंट जो मॉनिटरी टर्म में होते हैं, मैंने अभी बताया ना, मॉनिटरी टर्म मतलब मनी की टर्म में। मैंने कोई सामान खरीदा और मैंने उसके बदले पैसे दे दिए, या मैंने कोई सामान बेचा, सामने वाले ने उसके बदले मुझे कुछ पैसे दे दिए, तो इसमें मनी का यूज़ हुआ ना, ये एक इकोनॉमिक इवेंट हुआ ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में उन्हीं चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो मॉनिटरी टर्म में होती हैं। क्लियर है? अब इसमें जैसे एक एग्जांपल दिया है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब परचेज ऑफ मशीनरी करती है, सपोज एक फूड फैक्ट्री है, ठीक है, हम मैकेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। वो फूड फैक्ट्री है, वो क्या करती है, जब उसको मैकेंस के जो स्माइलीज और आप लोग तो खाते ही होंगे, ये सब चीज़ें बनाती है, तो उसके लिए वो क्या करती है, बनाने के लिए मशीनरी, चिप्स बनाने के लिए मशीनरी, फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए मशीनरी खरीदती है, उनको इंस्टॉल करती है, कीपिंग इट रेडी करती है। मैन्युफैक्चरिंग इज़ एन इवेंट, जहाँ पर वो बनना है वो जगह तैयार करती है। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? इकोनॉमिक इवेंट में आ जाती है, क्योंकि उन सब चीज़ों में पैसा लगता है। ठीक है ना? नेक्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन। इट मीन्स डिटरमाइन व्हाट ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्ड टू आइडेंटिफाई इवेंट विच आर टू बी रिकॉर्डेड। देखिए, इसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना है। ऐसा नहीं है कि जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में हम सबका ही रिकॉर्ड रख रहे हैं। जो मनी के फॉर्म में है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसा कि हमने इकोनॉमिक इवेंट में पढ़ लिया। लेकिन साथ ही साथ उसके अलावा भी कुछ इवेंट होते हैं, जैसे हमने डोनेशन दे दिया, ठीक है ना, पैसा हमारा चला गया, उनका हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि हमें इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना है, वही अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड होता है बच्चों। नेक्स्ट होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? इट मीन्स क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म यूजिंग मॉनिटरी यूनिट, जैसे रुपीस एंड पैसा। मेजरमेंट हम करते हैं ना कि जो चीज़ पैसे में हुई है या जो रुपीज़ में हुई है उनका रिकॉर्ड रखना है। हम इंडिया में हैं तो हम इस तरह से मेज़र करते हैं। यदि हम कहीं दूसरी कंट्री में होते हैं तो वहाँ जो करेंसी चलती है उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसे मेज़र किया जाता है कि किन चीज़ों का हमें रिकॉर्ड रखना है जो रुपीज़ में हो या पैसे में हो। इफ़ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड इन मॉनिटरी टर्म, इट कैन नॉट कंसिडर ऑफ रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यदि ऐसा नहीं है, यदि उसमें पैसों का लेन देन नहीं है, तो उसे अकाउंटिंग में नहीं इंक्लूड किया जाता बच्चों। नेक्स्ट क्या है? रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्या है? जब इकोनॉमिक इवेंट हो जाता है, हम आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं, हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि हाँ हमने पैसों का लेन देन किया है, अब हमें उनकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। जैसे अभी आप अपनी मम्मा के लिए फ्रूट्स लेने गए थे ना, आपने सबसे पहले तो क्या लाना है ये देखा, फिर कैसे लाना है ये देखा, फिर आपने पैसों का लेन देन किया और फिर आपने उसे अपनी कॉपी में नोट कर लिया ताकि आप जाके हिसाब दे सकें अपनी मम्मा को। तो रिकॉर्डिंग करना भी अकाउंटिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों। नेक्स्ट होता है इसके अंदर बच्चों कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? आपने सामान खरीदा, उसका रिकॉर्ड जाके आपने अपनी मम्मा को बता दिया। वही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना खर्चा हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, किसको आप कितनी सैलरी दे रहे हो। इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप तैयार करते हैं उसमें ये सारी जानकारी देते हैं कि आपने साल भर में कितना खर्चा किया, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया बच्चों।
अब ऑर्गेनाइजेशन, मैडम बार 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 आप ऑर्गेनाइजेशन कह रही हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू बिजनेस एंटरप्राइजेज वेयर इट इज प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिटेबल मोटिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहे प्रॉफिट कमाने के लिए हो या नॉन प्रॉफिट, मतलब उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं हो, पर फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अब प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जैसे सोल प्रॉपर्टीशिप, कोई अकेला आदमी जब कोई बिजनेस चालू करता है तो उसे सोल प्रॉपर्टीशिप कहते हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने जाके फूड फैक्ट्री खोल ली तो मैं सोल प्रॉपर्टीशिप हो गया। पार्टनरशिप फर्म, मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों ने मिलके एक कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल ली तो वो भी क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड किया जाता है। तो ये कौन होती हैं? ये सब प्रॉफिटेबल फर्म होती हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिटेबल फर्म भी होती हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर पैसों का लेन देन किया जाता है। जैसे एनजीओज़, बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं जो सिर्फ सेवा भाव से काम करते हैं, उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन उनको जब डोनेशन मिलता है तो उनको उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं बच्चों। अब इसमें नेक्स्ट क्या है? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब इतना सारा हम काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इनके कुछ यूज़र्स होते हैं जो जानना चाहते हैं कि कैसे क्या चल रहा है सब ऑर्गेनाइजेशन में। तो कौन से दो प्राइमरी यूज़र्स होते हैं? पहला होता है इंटरनल यूज़र एंड सेकंड होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। अब इंटरनल यूज़र क्या होते हैं? इंटरनल यूज़र आर इंडिविजुअल हु रन, मैनेज एंड ऑपरेट डेली एक्टिविटी इनसाइड एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वह सारे लोग, ठीक है, कौन लोग? वो सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो इंटरनल यूज़र हो जाएंगे। इंटरनल मतलब अंदर के लोग ना, जैसे ऑनर, डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर, इंटरनल डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करते हैं ना, ये बाहर के लोग तो नहीं है ना। तो ये कौन कहलाते हैं? इंटरनल यूज़र, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें। नेक्स्ट होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। अब एक्सटर्नल यूज़र को क्यों जानना है? हमारी फाइनेंशियल कंडीशन। आपके मन में तो ये सवाल होगा ना कि क्यों हम दे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को जानना है कि हमने कितना खर्चा किया, हमारे पास कितना पैसा आया, ठीक है वहाँ तक, लेकिन बाहर के यूज़र्स क्यों जानना चाहते हैं? उनको भी देना बहुत हमारा दायित्व होता है। इनमें कौन इंक्लूड होते हैं? जब आप इनके नाम सुन लेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, ट्रेडिंग पार्टनर्स, रेगुलेटरी इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज एजेंसीज एंड जर्नलिस्ट। ये लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं बच्चों, लेकिन इन्हें जानने का पूरा अधिकार है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? आगे मैं आपको बताऊंगी, जो एंटिटीज़ होने वाली हैं, अकाउंटिंग टर्म्स होने वाली हैं, उसमें आएंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि आपके लिए तो ये बिल्कुल नए होंगे। क्योंकि क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है ना, तो ओनर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो सब उसमें लगा दे, तो वो बाहर से पैसा लेता है, बैंक लोन लेता है। आपको पता होगा ना कि जब हमें किसी पैसे की ज़रूरत होती है तो हम बैंक से जाके लोन ले लेते हैं, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हो जाते हैं, उनको हमें पैसे देने पड़ते हैं बाद में। गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी जानना चाहती है कि यार आपके पास कैसी है आपकी स्थिति। साथ ही साथ जर्नलिस्ट होते हैं, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनकी स्थिति जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये एक्सटर्नल यूज़र्स कहलाते हैं बच्चों। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि क्या होता है ना, आप क्लास 11th में हैं, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो आपको सब पता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में आपको सब पता चल जाएगा क्लास 11th में। लेकिन यदि आपसे किसी ने पूछ लिया यार और भी अकाउंटिंग होती है, तो आप कहेंगे कौन सी, हमें नहीं पता। तो यहाँ पर चैप्टर 1 में ये बताया गया है कि 3 तरह की ब्रांचेज होती हैं अकाउंटिंग के अंदर। सबसे पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? वह अकाउंटिंग जिसमें सारे ट्रांजेक्शन्स जो मनी की टर्म में हुए हैं, पैसों का लेन देन हुआ है जिनमें, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक है ना बच्चों? इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए और फाइनेंशियल साउंडनेस के लिए आप
पैसों के लेन देन को मेज़र करके रखते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमने कितना खर्चा किया है, हमें कितना पैसा मिला है, हमें कितनी अर्निंग हुई है, हमारा बिज़नेस लॉस में तो नहीं चल रहा है, हमारे बिज़नेस में किसी तरह का गलत काम तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे पता चलती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू पता चलती है, जो आप क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं बच्चों। नेक्स्ट ब्रांच क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन ये क्या होती है ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग एनालिसिस द एक्सपेंडिचर फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड ऑफ सर्विस। इतना सारा नहीं पढ़ना इंग्लिश में तो ये चीज़ क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग वो बनाती हैं जो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए काम करती हैं जो किसी चीज़ को खुद बना के और बेचती हैं। ठीक है ना? दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। पहली क्या होती है? जो किसी से सामान खरीद के अपना लेबल लगा के और बेच देती है, और दूसरी क्या होती है? जो खुद कोई सामान बनाती है और बेचती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वो तैयार करती हैं जो खुद कोई सामान बनाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि क्या रॉ मटेरियल लगना है, कितनी लेबर कॉस्ट लगनी है, कितना हमारा खर्चा होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग उनको प्राइस डिसाइड करना पड़ता है ताकि उनको प्रॉफिट हो सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग उन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार की जाती हैं जो खुद किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती हैं बच्चों, वो कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्या होता है इसमें? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट वर्ड जहां आ गया वो समझ लीजिए आप ह्यूमन से रिलेटेड है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको क्या बताती है कि आपको कंपनी को चलाना कैसे है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना कैसे है। ये जो अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उनके थ्रू जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि भैया इतना खर्चा हो रहा है, इतने में आपको काम करना है और इस तरीके से आपको काम करना है। साथ ही साथ क्या होता है बच्चों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ होती हैं ना, उनको भी फिक्स करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब इसमें नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहला है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी में क्या होता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेकिन वो पिछले साल इससे ज़्यादा कर रही थी, इस साल उसका प्रॉफिट कम है। ये हमें कैसे पता चला? जब उसने पिछले साल के अपने प्रॉफिट से इस साल के प्रॉफिट को कंपेयर किया। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबिलिटी का कंपैरिजन या वर्कर्स का कंपैरिजन या काम करने के तरीके का कंपैरिजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो कंपैरिजन करती है तभी उसे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है और ऑर्गेनाइजेशन कहीं लॉस में तो नहीं जा रही, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ के वर्कर्स काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का कंपैरिजन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे होता नहीं है यार, मेरे तो पिछले साल इतने मार्क्स बने थे, मेरे तो 95% थे यार, इस साल तो मेरे 93% रह गए, पता नहीं क्या कमी रह गई। तो हमने पिछले साल के अपन दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं। हमने पिछले साल के हमारे जो मार्क्स थे उसको इस साल के मार्क्स से कंपेयर कर दिया, तो वो हमें पता चल गया। वही ऑर्गेनाइजेशन में होता है बच्चों। सेकेंड होती है रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है बच्चों, जो इन्फॉर्मेशन होती हैं अकाउंटिंग के अंदर, जो ट्रांजैक्शंस की जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं वो बिल्कुल रिलायबल होना चाहिए। उसमें किसी तरह की कोई एरर नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। जैसे आपको आपकी मम्मा ने 500 दी है, आपने अपनी मम्मा को 400 का खर्चा बता दिया, 100 वापस कर दिया। लेकिन यदि आपने उसमें से 50 रुपये की टॉफ़ी खरीद ली, अब आप तो बड़े हैं टॉफ़ी खरीदने के लिए, लेकिन आपने 50 रुपीज़ का कुछ खर्चा कर दिया, तो आपने तो अपनी मम्मा को बता दिया कि मम्मा 150 रुपीज़ के तो मैंगो थे, लेकिन आपने क्या किया, मैंगो थे 100 के, लेकिन 50 रुपये आपने उसको कहीं और खर्च कर दिए। तो आपने झूठ बोला ना, आपने रिलायबल काम नहीं किया ना। इसी तरह से ट्रांजैक्शंस में भी रिलायबिलिटी होना चाहिए। आपको अपनी सही इन्फॉर्मेशन अपने आगे जो सीनियर्स हैं उनको देनी चाहिए। नेक्स्ट होता है रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब होता है जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ऑन द टाइम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब टाइम निकल गया तब आप हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले हैं, एकदम नीड बढ़ गई,
ठीक है, कोई प्रोडक्ट आपने बनाया आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने और वो मार्केट में बहुत अच्छा सेल होने लग गया, लेकिन जो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट था जो ये सब चीज़ें देख रहा था उसने बताया ही नहीं, आप वो प्रोडक्ट बना ही नहीं पाए क्योंकि आपको ऑन टाइम वो इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन तब इम्पॉर्टेंट होती है जब वो ऑन टाइम पता चले। जैसे आपका टाइम टेबल आया, आपको यदि 15 दिन पहले पता चल गया तो आपने अच्छे से तैयारी कर दी, लेकिन यदि आपकी टीचर ने आपको 2 दिन पहले बताया तो आपके लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो वही चीज़ है, कोई चीज़ यदि ऑन टाइम पता चल जाए तभी उसकी इम्पॉर्टेंस होती है बच्चों। नेक्स्ट होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। कोई भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा ना हो उसमें बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो तो समझ में ही नहीं आए कुछ भी। अब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको ज़्यादा घुमा फिरा के बहुत फालतू के एग्जाम्पल दे दे के समझाऊंगी और आपको समझ में ही नहीं आएगी तो आपके लिए तो बेकार हो जाएगा ना, आपका मेरा वीडियो देखना टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो हमेशा कोई भी चीज़ ऐसे सिखानी चाहिए कि अंडरस्टैंड करना उसको ईजी हो बच्चों। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब क्या अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हैं बताइए, अकाउंटिंग क्यों की जाती है? और अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट हैं, पहला है टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कंपनी, ये सब एक ही हैं, मतलब हैं तो अलग अलग, लेकिन जब ये सब नाम आ जाते हैं ना तो आप कंफ्यूज ना हुआ करें, क्योंकि बिजनेस में भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी करते हैं, कंपनी में भी करते हैं, सभी जगह। इवन एक छोटा सा सब्जी वाला होता है ना, वो भी अपना अकाउंट मेंटेन करके चलता है ताकि उसे पता चल सके कि उसने कितना सामान खरीदा था और कितना बिका। तो अकाउंटिंग का यूज़ बच्चों हर जगह होता है। इवन आपकी मदर जो होगी या फादर जो होंगे ना, वो भी घर में अकाउंटिंग करते होंगे, क्योंकि उन्हें पता तो रहना चाहिए कि कितना हिसाब हुआ, कितना आपका खर्चा हुआ, कितनी सैलरी आई। ऐसा नहीं हुआ तो हो गया काम। तो मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, जो रिकॉर्ड्स हैं बिजनेस के उसे सिस्टमेटिक वे में रखना चाहिए। नेक्स्ट होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप खर्चा करते चले जाएंगे, खर्चा करते चले जाएंगे और आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे। नेक्स्ट होता है टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता होना चाहिए कि उसके पास कितना पैसा रखा है, कितना वो पैसा अपने प्रोडक्शन में लगा सकती है। ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग के थ्रू ही बच्चों पता चलती है। नेक्स्ट होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस यूज़र। बहुत सारे यूज़र होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र, उन सब की इन्फॉर्मेशन भी अकाउंटिंग के थ्रू ही पता की जा सकती है। डिटेक्टिंग द एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। यदि आपने इन सब का रिकॉर्ड नहीं रखा और आपने ये सोच लिया कि मैं तो सब याद रख लूँगा, तो क्या होगा, लोगों ने आपको बेवकूफ़ बना जाएंगे, आपके साथ फ्रॉड करेंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हर चीज़ को नोट करके, हर चीज़ को प्रॉपर वे में, सिंक्रोनाइज वे में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं बच्चों, इनका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने बहुत कम अकाउंटिंग टर्म रखी हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो उन्हें 2 पार्ट्स में मैंने बनाया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उन्हें जाकर देखिए, करीब 40-45 अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप समझेंगे नहीं और सीधे अकाउंटिंग सीखना चालू कर देंगे तो आपके लिए तो सारे वर्ड्स नए नए हो जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएंगे कि अकाउंटिंग में ये क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको समझाने के पर्पज़ से मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग टर्म्स लिखी हैं, लेकिन ये इतनी ही नहीं है, ये बहुत सारी हैं। ठीक है बच्चों, पहली है एंटिटी। एंटिटी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, बिजनेस जिसका प्रॉपर नाम है वो एंटिटी कहलाती है। जैसे सुपरमार्केट, अग्रवाल ज्वेलर्स, रुचि प्रिंटर्स, ये सब नाम है ना, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है ना, तो ये एंटिटी कहलाएंगी। इसे अकाउंटिंग की टर्म में कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कहा जाता है कि एंटिटी है भैया, रुचि प्रिंटर्स एंटिटी है, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग जब आप करते हैं तो आपसे यदि पूछते हैं कि एंटिटी का नाम क्या है, तो आपकी जो फर्म का नाम होगा वो आप बता देंगे। नेक्स्ट होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस, जब हम पैसे देते हैं और कुछ सामान लेते हैं, वो ट्रांजैक्शन है। जिसमें पैसों का लेन देन किया जाए वो ट्रांजैक्शंस कहलाता है। नेक्स्ट होता है एसेट्स। जब आप कोई फर्म खोलते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं तो आपको कुछ मशीनरी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर टेबल, कुर्सी, सोफ़ा, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनमें आप पैसा लगा के खर्च करके उन्हें ख़रीदते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं ये सब कर रही हूँ, मुझे एक लैपटॉप चाहिए,
तो ये मेरी एसेट्स है, ये मेरा अपना खर्चा है ना, तो वो क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स कहलाती है। ठीक है, तो इसमें जो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन अपने काम के लिए यूज़ कर रही हैं वो एसेट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट होती है लायबिलिटी। जब कोई फर्म स्टार्ट कर होती है, ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो जाती फ्री में, ठीक है, पैसा लगता है। अब क्या होता है, खुद कुछ पैसा वो खुद से लगा देती है। अब बहुत सारा पैसा तो उसके पास खुद के पास भी नहीं होता है, तो वो क्या करती है, लोन ले लेती है। ठीक है, किसी अपने फ्रेंड से कुछ पैसा उधार ले लेती है। तो ये सब क्या हो जाती है, उसका दायित्व। लायबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है दायित्व। ये उसका दायित्व बन जाता है कि कुछ समय बाद वो पैसा उसको वापस देना है। वो पैसा उसने हमें फ्री में नहीं दे दिया है, हमने हमारी जेब से जो पैसा लगाया है वो तो ठीक है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, लेकिन यदि हमने किसी से पैसा लिया है तो हमें उसे वापस देना होता है। तो वो क्या कहलाती हैं, लायबिलिटी कहलाती हैं। नेक्स्ट होता है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, यदि आपने अपना खुद का पैसा ऑर्गेनाइजेशन में लगाया है तो वो कैपिटल में इंक्लूड होता है। पैसा आपका है लेकिन आपने बिजनेस में लगा दिया तो वो आपका बिजनेस का पैसा हो गया, क्योंकि आप अलग हैं, आपका बिजनेस अलग है। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जो बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होता है वो दोनों अलग अलग होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, कभी ये मत सोचना यार कि हम हैं और हमारा ही बिजनेस है तो हम दोनों एक हैं, ऐसा नहीं है। आप अलग हैं और आपका बिजनेस अलग है। तो जब आप अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसे कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट होता है सेल। जब आप कोई चीज़ बनाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसे बेच देते हैं, उसे सेल कहते हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स मतलब देनदार। हमने अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोल ली है, लोग हमसे पैसा उधार लेके जा रहे हैं लेकिन वो बाद में हमें पैसा दे देंगे, तो वो कौन हो गए, हमारे डेटर्स। हमें उनसे पैसा लेना है, हमारे पास उनसे पैसा आएगा। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं, हमें उन्हें पैसा देना है, हमारे पास से उनके पास पैसा जाएगा। ठीक है ना। यदि आप इसको और अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों अपने वीडियोस का लिंक डाल दूंगी। साथ ही साथ मैं आपको आई बटन पे भी वो लिंक्स दे रही हूँ, आप उनको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। इस तरह बच्चों आज मैंने कोशिश की है कि पूरा चैप्टर 1 आपको अच्छे से कवर करवा दूं। चैप्टर 2 मैं आपके सामने जल्दी ही लेकर आऊँगी। वैसे मैंने क्लास 11 के बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, लेकिन यदि आप शुरू से स्टार्टिंग से ये चीज़ समझना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। घर पर रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।